हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लास के अंदर टॉप 50 MCQ। कुछ MCQ हमने इससे पहले के लेक्चर में देखे हैं, कुछ इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और कुछ एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। और इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने जो है फास्टली इन MCQ के साथ में अपना रिविज़न करें और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं। इसके बाद जो है आप लोगों के साथ में जो है 11 फरवरी से हमेशा नाइट में 10 बजे आपके साथ में एन क्लास सीरीज स्टार्ट की जाएगी नॉर्थ से 2023 के लिए। तो आप सब लोगों को उसके अंदर जुड़ना है और हमेशा नई चीज़ों को लर्न करते रहें। जहाँ भी आप पढ़ाई करें हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें पढ़ते रहें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई है वही अगर आ रही है तो वो आपका रिविज़न हो रहा है, कुछ चीज़ आपको नहीं मिल जाती तो आप उसको नोट डाउन करें या उस चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। लगातार किया हुआ काम ही आपको क्या कर सकता है, सफलता दिला सकता है। तो राजस्थान CHO का जो एग्ज़ाम है वो कब है, 19 फेब को है, बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है। आपने जो चीज़ें पढ़ी है बहुत अच्छी पढ़ी है और उसी को रिवाइज़ कर लें और एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है पढ़ाई लगभग बंद कर दे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQ है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ ट्रेकोस्टोमी। जिस मरीज़ को ट्रेकोस्टोमी की हुई है उस मरीज़ के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हालांकि ट्रेकोस्टोमी वाले मरीज़ जो है आप लोगों के पास नहीं आएंगे जहाँ पे आप पोस्टेड होंगे, है ना, सब सेंटर पे। हो सकता है कुछ लोगों को ट्रेकोस्टोमी करके घर पे भेजे, लेकिन वो मरीज़ आपके पास आ सकते हैं, है ना। ट्रेकोस्टोमी वाले मरीज़ आपके पास आ सकते हैं कब, जब किसी मरीज़ को हॉस्पिटल से ट्रेकोस्टोमी के साथ में डिस्चार्ज किया है और उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो जो अपना नज़दीक हेल्थ सेंटर होगा वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, जहाँ पे आप बनेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। जहाँ पे डैमेज टू लैरिंजियल नर्व, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है पल्मोनरी इडीमा होगा। ऑप्शन सी के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्रिकोस्टोमी जो है हमने बहुत एसेप्टिक और स्टेराइल तरीके से की है, तो उसके अंदर हमने जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को नहीं भेजा है, तो ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सी के अंदर लिखा है रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो इसके अंदर भी ट्रेकोस्टोमी के साथ में हमने ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस को नहीं भेजा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा के अंदर क्या होता है, जब मरीज ट्रेकोस्टोमी की हुई हो और उस मरीज के अंदर पल्मोनरी एडिमा जो है कंडीशन डेवलप हो जाए, तो ऐसे मरीज को प्रेशर सपोर्ट पे रखा जाता है ताकि हाई प्रेशर से वो जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको है बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो पल्मोनरी एडिमा ट्रेकोस्टोमी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है डैमेज लैरिंजियल नर्व। तो जी हाँ, लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है जब भी ट्रेकोस्टोमी मरीज के अंदर की जाती है। तो एक होती है हाई ट्रेकोस्टोमी और एक होती है लोअर ट्रेकोस्टोमी। तो जब भी ट्रेकोस्टोमी करते हैं, जहाँ ट्रेकोस्टोमी का छेद अपन बनाते हैं ट्रेकिया के अंदर, उसके पास से कौन सी नर्व निकलती है, लैरिंजियल नर्व निकलती है और उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ट्रेकोस्टोमी के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ट्रेकोस्टोमी यानी कि ट्रेकिया कहाँ पे होती है, जस्ट बिहाइंड द ईसोफेगस होती है। तो ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में क्या है, फिस्टूला क्रिएट हो सकता है और वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ट्रेकियल फिस्टूला बन सकता है अगर ट्रेकोस्टोमी लॉन्ग टर्म तक मरीज के अंदर रहे तो क्या सबसे ज़्यादा डैमेज होने का चांसेज रहता है, लैरिंजियल नर्व के डैमेज होने का चांस रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, एसेप्टिक टेक्निक का क्या मतलब है। जब भी आप एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक होता है सेप्सिस। तो सेप्सिस वर्ड का मतलब होता है इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे उसको सेप्सिस बोला जाता है। और एसेप्टिक मतलब जो है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली कंडीशन रहती है, उसको एसेप्टिक बोला जाता है। ऑप्शन ए के अंदर है एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करने के लिए आप हैंड वॉशिंग करेंगे। जी हाँ, हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है यूज़ मास्क एंड ग्लव्स। बिल्कुल प्रिकॉशन यूज़ करने पड़ेंगे एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है गाउन यूज़ करेंगे। बिल्कुल गाउन भी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आंसर इसका क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है ये आपसे पूछा है। 500 ml, 1000 ml, 5000 ml, 900 ml। तो जो है टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जितनी एयर अपन इन आउट करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और एडल्ट के अंदर ये कितना होता है, 500 ml होता है, आप सब लोगों को पता है। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 5000 ml क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 5 से 6000 के आसपास रहती है, एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी उसको बोला जाता है। और टाइडल वॉल्यूम किसको बोला जाता है, जितनी एयर इन आउट करते हैं अपन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ में। तो ये 500 ml इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, एंजाइना वाले मरीज को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट निम्न में से कौन से रूट से दी जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाता है इसको, हार्ट की। और
ऐसी बीमारी के अंदर जो है वेजोडाइलेशन इफेक्ट लाना बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त। और नाइट्रोग्लिसरीन कैसी टैबलेट है, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आता है इसका। कैसा आता है, वेसोडाइलेशन करवाता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। और ये किस रूट से दी जाती है आपसे पूछा जा रहा है। ओरली देते हो, सब लिंगुअल देते हो, आईवी रूट से देते हो या इंट्रामस्कुलर देते हो। तो ओरली इसको नहीं देते हैं अपन, इंट्रामस्कुलर इसको नहीं देते हैं, सब लिंगुअल और आईवी रूट दोनों से ही दी जाती है। लेकिन जब मरीज घर पे है और उसको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दी है तो वो टैबलेट किस रूट से देंगे अपन, सब लिंगुअल रूट से देते हैं। और हर 5 मिनट में 3 टैबलेट दे देते हैं मरीज को। कैसे देते हैं, इसके देने का तरीका एग्जाम में पूछा हुआ है। आपने एक टैबलेट दी, 5 मिनट बाद दूसरी टैबलेट दी, फिर भी रिलीफ नहीं आया, 5 मिनट बाद में आपने तीसरी टैबलेट दी, अगर वो नहीं, उससे भी अगर रिलीफ नहीं आता है तो आपको कुछ और एडवांस जो है इनिशिएशन लेना पड़ेगा। अब इस टैबलेट का जो है असर नहीं आएगा उस मरीज़ के अंदर। तो सब लिंगुअल दी जाती है। अगर आपको पूछे सबसे फास्टेस्ट रूट कौन सा होता है तो आईवी होता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर देता है। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर लगता है वो किसका लगता है, सब लिंगुअल रूट का लगता है, जिसको किसके नीचे रखते हैं अपन, टैबलेट को टंग के नीचे रखते हैं, अपनी जीभ के नीचे किसी टैबलेट को रखते हैं, उसको अपन सब लिंगुअल रूट बोला जाता है। और जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है एमआई का या एंजाइना पेक्टोरिस वाला मरीज, तो ऐसे मरीजों को आईवी नाइट्रोग्लिसरीन का इन्फ्यूजन भी चलाया जाता है। तो आईवी रूट से इसको दिया जा सकता है। अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे तो आपके माइंड के अंदर ये फिक्सेशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सब लिंगुअल ही रूट दिया जाता है, इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन को नहीं दे सकते। जो इंजेक्टेबल फॉर्म रहती है उसको जो है नाइट्रोग्लिसरीन का मरीज के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में एडमिट रहते हैं उनके अंदर इन्फ्यूजन चलाए जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के। लेकिन सब लिंगुअल रूट से टैबलेट फॉर्म दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। और ये कैसी ड्रग है, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट आता है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एमआई वाले मरीज में नहीं होता है। मरीज एमआई का मरीज है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वाला मरीज है, उसके अंदर क्या नहीं होता ये आपसे पूछा जाता है। इंक्रीज सीरम सीकेएमबी लेवल, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इंक्रीज कार्डियक ट्रोपोनिन आई लेवल, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है डिक्रीज ईएसआर, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है नन। तो जब भी किसी मरीज के अंदर एमआई होता है तो उसके अंदर मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है, ट्रोपोनिन आई होता है। कौन सा होता है, ट्रोपोनिन आई। और ये सबसे फर्स्ट इंडिकेट करता है कि मरीज के अंदर क्या हो गया है, एमआई हो गई है। एक होता है ट्रोपोनिन टी और दूसरा होता है ट्रोपोनिन आई। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है, ट्रोपोनिन आई होता है। इसके अलावा मरीज के अंदर जो है 5 to 6 आवर के बाद में सीकेएमबी का लेवल भी बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर जैसे मान लो मरीज के अंदर क्या है, एमआई अटैक आया तो कुछ तो डैमेज हुआ है हार्ट के अंदर, और डैमेज हुआ है तो वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस, ये सारी चीज़ें होगी। और तब क्या होगा, ये सार बढ़ेगा, ये सार डिक्रीज नहीं होता, ये सार भी क्या है, बढ़ता है। तो इसके आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। हमने पूछा है कि एमआई के अंदर क्या नहीं होता है, तो एमआई के अंदर ये सार डिक्रीज नहीं होते, ये सार क्या है, बढ़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ट्रोपोनिन आई जो है ये कैसा टेस्ट है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है एमआई का। और सबसे पहले यही बताता है कि मरीज़ के अंदर एमआई आ चुका है, एमआई का अटैक आया है, हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक को ही हम क्या बोलते हैं, एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा सीकेएमबी का भी लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एमआई का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अगर किसी मरीज को हुआ है तो अब उसके अंदर क्या होने का कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि क्या हो सकता है। और उसके बाद में डिसरिथमियाज हो सकता है। ऑप्शन बी के अंदर पूछा है हार्ट फेलियर होता है। और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कार्डियोजेनिक शॉक आता है मरीज के अंदर। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑल। तो कार्डियोजेनिक शॉक कैसे आएगा, हार्ट जब जो है, हार्ट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई और मरीज वहाँ पे क्या हुआ, हार्ट मसल्स अब काम नहीं कर पा रही क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली, किसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज की वजह से ऐसा कुछ हुआ। और कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि अब हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट की वजह से जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, तो वो क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक है। तो ये हो सकता है। दूसरा है हार्ट फेल हो जाएगा, हाँ जी हो सकता है बिल्कुल। कार्डियो जो है हार्ट अटैक के बाद में हार्ट फेल हो सकता है, इसके पूरे चांसेस रहते हैं। और जब एमआई का थर्ड अटैक आता है तो हार्ट पूरी तरह से वीटी के अंदर जाकर के फेल ही होता है। और ऑप्शन ए के अंदर लिखा है डिसरिथमियाज। तो डिसरिथमियाज मरीज के अंदर हो सकते हैं विद इन 24 आवर के अंदर। मरीज को एमआई अटैक आया है, उसके 24 आवर के अंदर मरीज को क्लोज मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाता है। मरीज के अंदर डिसरिथमियाज भी हो सकते हैं। वीटीवीएफ के डिसरिथमियाज बहुत बार एमआई वाले मरीजों के अंदर होता है। तो ऑप्शन इसका क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। मरीजों के अंदर डिसरिथमिया हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मरीज जा सकते हैं एमआई वाले। इसके अलावा एमआई के अंदर आपको ईसीजी चेंजेस पूछे तो एसटी इलेवेशन देखा जाता है। मरीजों के अंदर क्या देखा जाता है, एसटी इलेवेशन देखा जाता है। जिस मरीज के अंदर प्रीवियसली एमआई आ चुका है उसके अंदर जो है क्यू वेव जो है ये क्या है, परमानेंट रह जाती है, वहाँ पे अपना निशान छोड़ जाता है एमआई। क्या क्यू वेव वहाँ पे
परमानेंट बन जाती है, और टी वेव कैसी हो जाती है, इन्वर्ज हो जाती है। टी वेव कैसी हो जाती है, इन्वर्ज हो जाती है। ये चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। एमआई वाले मरीज के अंदर एसटी एलिवेशन होता है, क्यू वेव जो है वहाँ पे परमानेंट रह जाती है, और टी वेव कैसी हो जाती है, इन्वर्जन हो जाता है टी वेव का ईसीजी के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, हीमोफीलिया का कैरियर कौन होता है। हीमोफीलिया जो एक डिजीज है, जो क्या है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसऑर्डर माना जाता है हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया जो है, इसका कैरियर कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर फीमेल, ऑप्शन बी के अंदर रेट, ऑप्शन सी के अंदर मेल, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ए एंड सी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। तो हीमोफीलिया जो डिजीज है, ये किसके अंदर ज़्यादा देखी जाती है, सिम्टम किसके अंदर अपियर होते हैं, हो तो दोनों के अंदर सकती है। फीमेल जो होती है वो कैरियर रहती है, उसके अंदर हीमोफीलिया जैसा जो है हीमोफीलिया होता है। लेकिन हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक डिसऑर्डर है, कैरियर करती है, लेकिन होता किसके अंदर, सिम्टम किसके अंदर से होते हैं, मेल के अंदर होते हैं। इसका क्या रीजन है, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो फीमेल के पास एक्स कितने हैं, 2। अगर एक बाई फॉल्ट भी रह जाए तो उसके पास दूसरा एक और एक्स है। लेकिन मेल के पास कितना एक्स है, एक्स और वाई रहते हैं, तो एक्स भी अगर फॉल्ट में चला गया तब सिम्टम किसके अंदर आएंगे, मेल के अंदर आएंगे। तो जो है फीमेल रहती है वो क्या है, कैरियर रहती है, और डिसऑर्डर किसके अंदर दिखाई देते हैं, सिम्टम किसके अंदर शो होते हैं, मेल के अंदर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अफेक्ट कौन होता है, मेल होता है हीमोफीलिया के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, लेसिक्स या फ्रूसेमाइड इज ए, लेसिक्स क्या है, डायूरेटिक ड्रग्स है, और कौन सी डायूरेटिक है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर है लूप डायूरेटिक, ऑप्शन बी के अंदर ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑप्शन सी के अंदर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर होती है, ऑप्शन डी के अंदर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है। तो लूप डायूरेटिक बोला जाता है लेसिक्स को, किसको, लूप डायूरेटिक बोला जाता है। और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है कि ये लूप डायूरेटिक लेसिक्स जो है कहाँ पे एक्शन करती है, जो अपना नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, उसके जो है लूप ऑफ हेनले, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, और ये क्या करवाती है, डायूरेसिस करवाती है, एक्सेस यूरिन आउटपुट करवाती है बॉडीज में। जब फ्लूइड ओवरलोड होता है तो क्या दिया जाता है, लेसिक्स दिया जाता है। जो मरीज हाइपरटेंशन के, हार्ट फेलियर के हैं, उनके अंदर ज़्यादातर लेसिक्स का इंजेक्शन चलता है। तो लेसिक्स क्या है, लूप डायूरेटिक है। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन सी है, जो पहले ऑस्मोसिस करवाए, यानी कि एक्स्ट्रा वेसल्स के फ्लूइड को अंदर ले और फिर उसका डायूरेसिस करवाए। वो ड्रग कौन सी होती है, मैनिटॉल होती है। कौन होती है, मैनिटॉल होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी रहती है, इंक्रीज आईसीपी। जब भी ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो मैनिटॉल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अंदर। इसके अलावा ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो ये ड्रग कौन सी रहती है, एसिटाजोलेमाइड। अगर आपने पढ़ा हो कहीं एसिटाजोलेमाइड को, एसिटाजोलेमाइड जो ड्रग है ये किसके अंदर दी जाती है, जो मरीज कैसा है, हाइड्रोसिफिलिस वाले जो मरीज रहते हैं, हाइड्रोसिफिलिस के जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर चलाया जाता है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, एसिटाजोलेमाइड ड्रग होती है। दूसरा है ऑप्शन डी के अंदर लिखा है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। तो स्पायरानोलेक्टोन करके एक एग्जाम्पल है इसका, है ना। पोटेशियम को बाइंड करती है और निकालती है, यानी कि पोटेशियम को तो बॉडी के अंदर रखती है और बाकी चीज़ों को बाहर निकालती है, उसको अपन बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम को बॉडी के अंदर पकड़ के रखती है। जब भी मरीज के अंदर जो है फ्लूइड ओवरलोड है, लेकिन मरीज के अंदर क्या है, रिफ्रैक्टिव हाइपोकैलेमिया है। अगर मरीज के अंदर क्या है, हाइपोकैलेमिया और फ्लूइड ओवरलोड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, लूप डायूरेटिक या थियाजिड डायूरेटिक या ऑस्मोटिक डायूरेटिक यूज नहीं करते। कौन सी डायूरेटिक देते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देते हैं, जिसका नाम है स्पायरनोलेक्टोन ड्रग के नाम से आती है, स्पायरनोलेक्टोन के नाम से आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, निम्न में से हाइपरटेंशन का लक्षण है, जिस मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, फेस के ऊपर एकदम फ्लशेस दिखेंगे, ऑप्शन बी के अंदर हेडेक और डिजीनेस रहेगा, ऑप्शन सी के अंदर एपिस्टैक्सिस रहेगा, और ऑप्शन डी है ऑल। तो जिस मरीज के अंदर हाइपरटेंशन है, ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसे मरीजों के अंदर एपिस्टैक्सिस देखी जा सकती है। और जिस मरीज के अंदर हाइपरटेंशन है उसको हेडेक रहेगा। मरीज को, जिस भी मरीज को हाइपरटेंशन होता है उसका जो फर्स्ट सिम्टम मरीज जो कंप्लेन करता है वो क्या है, उसको हेडेक बहुत होता है, और जो है मरीज के अंदर डिजीनेस भी रहती है, तो ये भी सही है। और फ्लशेस फेस रहेगा, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत फास्टली हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ हो रही है, वहाँ पे उसका फेस रेड और फ्लस्ड दिखेगा, और वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, इंक्रीज रहेगा, तो फ्लस्ड फेस दिखेगा, हेडेक होगा, डिजीनेस रहेगी और एपिस्टैक्सिस होगा। तो हाइपरटेंशन वाले मरीजों के अंदर ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं। तो आंसर इसका क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स, क्वाड्रिप्लेजिया जो है ये क्या है, पैरालिसिस वर्ड जो है अपन पढ़ते हैं पैरालिसिस, तो उससे रिगार्डिंग है क्वाड्रिप्लेजिया का मीनिंग क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 एक्सट्रीमिटी। ऑप्शन बी के अंदर है पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पैरालिसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी।
तो जब भी पैरालिसिस जो है चारों एक्सट्रीमिटी का होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चारों ही एक्सट्रीमिटी जो है, क्वाड्री का मतलब होता है 4, तो जो अपनी एक्सट्रीमिटी है हैंड और फिट दो चारों के अंदर क्या है पैरालिसिस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रिप्लेजिया। इसके अलावा एक वर्ड जो है हेमीप्लेजिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हेमीप्लेजिया। तो हेमीप्लेजिया का मतलब होता है वन साइडेड बॉडी पैरालिसिस, है ना, वन साइडेड बॉडी पैरालिसिस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया। और क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर क्या है, चारों ही अपनी एक्सट्रीमिटी वो है, वो जो पैरालाइज है उसको अपन क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, जीसीएस में टोटल स्कोर कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जीसीएस के अंदर टोटल स्कोर कितना होता है, 15, 0 से 3, 5 और 6। तो जीसीएस के अंदर अपन क्या देखते हैं, ईवीएम, आई ओपनिंग देखते हैं, वर्बल एक्शन जो इसका रहता है रेस्पॉन्स वो देखते हैं, इसके अलावा मोटर रेस्पॉन्स को अपन देखते हैं। और इसके अंदर टोटल स्कोरिंग कितनी रहती है, 15 रहती है। कितनी रहती है, 15। तो आंसर इसका क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको पूछे जीसीएस किसके अंदर देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, तो लेवल ऑफ कॉन्शियस को असेस करने के लिए। किसके लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, जीसीएस स्कोर देखते हैं। और जीसीएस स्कोर ज़्यादातर कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो रहते हैं और इसके अलावा जो न्यूरो ब्रांच वाले रहते हैं उनके अंदर जीसीएस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। जो मरीज़ न्यूरो के हैं और जो मरीज़ कैसे हैं, एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट से है, उन सारे मरीजों के अंदर जीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या होता है, कौन सा सिम्टम आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन बी के अंदर हेमेचूरिया और ऑप्शन सी के अंदर हाइपोएल्बुमिनिया और ऑप्शन डी के अंदर है और। तो ये सारे सिम्टम क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देखे जाते हैं। आंसर इसका क्या है, डी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर जो है स्टीरॉयड जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और वो स्टीरॉयड दिए क्यों जाते हैं, इस प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए स्टीरॉयड दिए जाता है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों को प्रोटीन यूरिया होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेजर लॉस किसका होता है, एल्ब्यूमिन का होता है, इसीलिए हाइपोएल्बुमिनिया बोला जाता है। और जब भी मरीज के अंदर एल्ब्यूमिन कम होगा तो जो है वेसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होगा और फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेसल्स के अंदर। और मरीज कैसा देखेगा, बिल्कुल सूजा हुआ दिखेगा, मोटा दिखेगा, वो मरीज कैसा है, हाइपोएल्बुमिनिया का है। और मरीज के अंदर हिमेचूरिया भी रहता है। जब अपना जो चलनी है, ग्लोमेरुलस की चलनी है, वो अगर ज़्यादा फट जाए तो उसके अंदर से क्या है, ब्लड भी बाहर निकला, नॉर्मली वो आरबीसी और प्रोटीन को बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर क्या होता है, हेमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को जो है कौन सी पोजीशन के अंदर रखा जाना चाहिए, केटीयू जो यूनिट रहती है अपनी, है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूनिट, यानी कि मरीज को जब रीनल जो है किडनी नहीं लगाई है तो अब मरीज को आप कौन सी पोजीशन दोगे, सेमी फाउलर पोजीशन दोगे, फाउलर पोजीशन दोगे, साइड लाइन पोजीशन दोगे या प्रॉन पोजीशन दोगे, कौन सी पोजीशन दोगे मरीज को अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो। जब भी मरीज रीनल ट्रांसप्लांटेशन वाले होते हैं वो सारे मरीज कैसे रहते हैं, जो रिसीवर होता है वो कैसा होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है। और इसके अंदर अपने को रिवर्स आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। रिवर्स आइसोलेशन का क्या मतलब है, एक तो अपन बोलते हैं आइसोलेशन का मतलब हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है सामने वाले के इन्फेक्शन से। और रिवर्स आइसोलेशन के अंदर क्या होता है, मरीज को प्रोटेक्ट करना है कि अपना इन्फेक्शन उसके पास नहीं जाए। ऐसे मरीजों के अंदर जो है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग चलती है उसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो पे होती है, ताकि रिजेक्शन नहीं हो मरीज के अंदर। और ऐसी कंडीशन में अपने को क्या है, रिवर्स आइसोलेशन मेंटेन करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो मरीज कैसे है, कीमोथेरेपी वाले और जो मरीज रीनल ट्रांसप्लांटेशन वाले हैं, इसके अंदर रिवर्स आइसोलेशन आपको रखना होता है। और कंप्लीट प्रिकॉशन के साथ में मरीज के साथ काम करना होता है। अननेसेसरी अंदर अपने को जाना भी नहीं होता है। और जब भी मरीज के अंदर रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है, आईओ चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आईओ चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अंदर क्या है, इनटेक और आउटपुट का जो है रिप्लेसमेंट इक्वली होना चाहिए। जैसे मान लो मरीज को जैसे ही रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहाँ से उनका पर हावर 500 ml, 600 ml, 800 ml तक, 1000 ml तक यूरिन जाता है। और वो जो है अगर मरीज को 1 घंटे के अंदर 1000 ml यूरिन आ गया है तो आपको अब 1000 ml रिप्लेस करना पड़ेगा फ्लूइड। ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप केटीयू के अंदर ड्यूटी करते हो, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के अंदर ड्यूटी करते हो। तो ऐसे मरीजों को पोजीशन कौन सी देते हैं अपन, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। आंसर क्या है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नॉर्मल BUN लेवल कितना होता है, नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना होता है, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना होता है, 10 to 30 mg पर डेसीलीटर।
और 8 to 25 mg पर डेसीलीटर, 25 से 30 mg पर डेसीलीटर, 4 to 8 mg पर डेसीलीटर। तो जो है नॉर्मल BUN लेवल कितना होता है, 8 to 25 mg पर डेसीलीटर होता है। और BUN किसके अंदर बढ़ता है, जो मरीज़ कैसे होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले जो मरीज रहते हैं इनके अंदर जो है BUN और जो है सीरम क्रिएटिनिन लेवल, BUN लेवल, ये सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा मरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को देखा जाता है। जब भी हाई पोटेशियम बढ़ता जा रहा है और पोटेशियम करेक्शन किससे दिया जाता है, 10 यूनिट जो है रेगुलर इंसुलिन को D25% 100 ml के अंदर डाल के अपन पोटेशियम करेक्शन देते हैं। इसके अलावा ड्यूलिन से नेबुलाइजेशन करवाते हैं। उससे भी अगर पोटेशियम कम नहीं हो रहा तो मरीज़ को क्या करते हैं, अपन डायलिसिस पे लेते हैं। और जब भी मरीज़ को किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तब क्या होता है कि डायलिसिस से भी अगर मरीज़ के अंदर जो है ये जो BUN और सीरम क्रिएटिनिन लेवल लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब इसको किडनी नहीं लगाने की ज़रूरत है। और डायलिसिस जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन से 12 घंटे पहले डायलिसिस किया जाता है और उसके बाद मरीज़ को क्या है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना, ऑफेंसिव स्मेल ऑफ माउथ इज कोल्ड, बहुत जो है टर्मिनोलॉजी है ईजी कि इसको क्या बोलेंगे, वेजोटाइटिस बोलेंगे, जिंजीवाइटिस बोलेंगे, हेलिटोसिस बोलेंगे या ऑल। तो जो मरीज़ के अंदर जो है किसी भी आदमी के अंदर से मुंह से अगर फाउल स्मेल आ रही तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस बोला जाता है। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ADH, FHS हार्मोन, THS हार्मोन, ACTH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सीक्रेट नहीं होता है, ADS नहीं होता है। और ये ADS कौन सी बीमारी के अंदर होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम से आपने अगर बीमारी पढ़ी है तो उसके अंदर क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन, यानी कि उसका दूसरा नाम है पिट्रिसिन हार्मोन या उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। इसके अलावा आपको एक ट्रिक याद रखनी है, A और O, यानी कि ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों कहाँ से आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, और बाकी सारे हार्मोन कहाँ से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, लो प्यूरिन डाइट जो है मुख्यतः कौन सी बीमारी के अंदर दी जाती है, कौन से मरीजों के अंदर लो प्यूरिन डाइट दी जाती है, ARF के अंदर है ना, एक्यूट रीनल फेलियर वालों को, या जो है हार्ट फेलियर वालों को, या गॉट को, कौन से मरीजों के अंदर लो प्यूरिन डाइट दी जाती है। तो यूरिक एसिड किसके अंदर बढ़ता है, गॉट के अंदर बढ़ता है। गॉटी अर्थराइटिस करके अपन एक डिजीज पढ़ते हैं और उसका जो क्लासिकल सिम्टम रहता है टॉफी, अपने जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे जाके यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है, उसको अपन बोलते हैं टॉफी फॉर्मेशन। और गॉटी अर्थराइटिस वाले मरीजों के अंदर लो प्यूरिन डाइट दी जाती है। जब मरीज जो है इसके अलावा मरीज जो रीनल फेलियर के रहते हैं उनके अंदर भी लो प्रोटीन डाइट रहती है, लेकिन जब मरीज डायलिसिस पे हो तो उसको हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं कहीं अपन इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको पूछे मरीज डायलिसिस पे है और किडनी फेलियर का मरीज है, उसके अंदर कौन सी डाइट रहेगी, तो हाई प्रोटीन रहेगी, उसके अंदर लो प्रोटीन नहीं रहेगी। और अगर मरीज डायलिसिस पे नहीं है, टैबलेट फॉर्म पे अगर घर पे वो मैनेज कर रहा है किसी चीज़ को, अगर एक्यूट किडनी फेलियर या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ को, तो ऐसे मरीजों के अंदर लो प्रोटीन डाइट रहती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो प्यूरिन है, ये प्यूरिन प्रोटीन किसका जो है, इस प्रोटीन से क्या बनता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट MCQ अपना, एलोपिरिनॉल ड्रग दी जाती है लिवर डिजीज के अंदर, गॉटी अर्थराइटिस के अंदर, CKD के अंदर, मेनिंजाइटिस के अंदर। तो मेनिंजाइटिस वाले मरीजों के अंदर ICP बढ़ता है, ऐसे मरीजों के अंदर मेंटोल दी जाती है। इसके अलावा जिस बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस हुआ है उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। लिवर डिजीज के अंदर जो है एलोपिरिनॉल ड्रग को अवॉइड नहीं किया जाता है। गॉटी अर्थराइटिस वाले मरीजों के अंदर जो है क्या किया जाता है, एलोपिरिनॉल ड्रग दी जाती है, और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, गॉटी अर्थराइटिस की है। यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए दी जाती है एलोपिरिनॉल ड्रग। CKD वाले मरीजों के अंदर एलोपिरिनॉल इंडिकेट नहीं होती है। नेक्स्ट MCQ अपना, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, और 11 तारीख से रात को 10 बजे से हमेशा रेगुलर एनक्लास सीरीज आपके साथ रहेगी। हर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपके साथ MCQ रहेंगे, आप लोगों को उसके अंदर जोड़ना है और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहना है। 69 तक बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर जो है, जैसे RML का एग्ज़ाम है उसके अंदर
पेपर आउट हो गया, ये वाली चीज़ें हो गई। तो आपको जो है टारगेट नॉर्सेट को रखना है, बाकी वाले एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी कोई एग्जाम हो तो एग्जाम जरूर दें, उससे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आपको समझ में आता है कि एग्जाम के अंदर कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो हम पढ़ते हैं उसमें से पूछा जाता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज से हम कंफ्यूज होते हैं और वहाँ पे जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए जो है आप लगातार थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद में उस टॉपिक के एमसीक्यू सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्टडी क्या है, सही है, लॉजिकल है, सही ट्रैक की स्टडी है, और यही आपको लगातार करते रहना है। आपके जो है नॉर्सेट के अंदर मेजर 6 सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू रहते हैं। और पहले अपन जो है मेडिकल सर्जिकल को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और मेडिकल सर्जिकल के साथ में ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ा जाता है। आप लोगों को कंपटीशन में अलग से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी है, मेडिकल सर्जिकल के साथ में पढ़ना है। जैसे मान लो आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखनी है। उसके बाद में इससे रिलेटेड डिसऑर्डर को पढ़ना है। उसके बाद में हर डिसऑर्डर के अंदर उसकी ड्रग रहती है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है, उसके डायग्नोसिस टेस्ट भी रहते हैं। तो ऐसे आपकी सारी चीज़ें फार्मा और उस डिजीज़ के रिगार्डिंग जो मेडिसिन रहती है वो, नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है वो, उसके इन्वेस्टिगेशन, और वो बीमारी क्या होती है, उसके अंदर क्या सिम्टम रहते हैं, वो चीज़ें भी आपके कवर हो जाती है। तो आपको अलग से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल के साथ भी पढ़ना है। और 11 तारीख से हर दिन रात को 10 बजे आपके साथ में एन क्लास सीरीज होगी, आप लोगों को उसके अंदर जुड़ना नहीं भूलना है। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।